गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है पोषण और उसके घटक। और जो भोजन जो है किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जो है हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन अर्थात पोषण को हम कह सकते हैं कि सभी तत्वों से युक्त और परिपूर्ण आहार जिसके द्वारा व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, क्रियात्मक आदि क्रियाएं सुचारू रूप से चलें, उनका विकास हो, वह पोषण कहलाता है। पोषण जो होते हैं, पोषण में विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं। पोषण और इन घटकों का संतुलित मात्रा में ही उपस्थित रहना ही संतुलित मात्रा में उपस्थित रहना ही संतुलित विकास के द्वारा ही संतुलित विकास होता है। पोषण के विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, प्रोटीन, जल आदि होते हैं और प्रत्येक की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं और इनकी अधिकता से भी विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। और जैसे कि इसमें दिया गया है कि पोषण को हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि सभी तत्वों से युक्त या परिपूर्ण आहार जिसके द्वारा व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि, विकास एवं पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है, वह पोषण कहलाता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तम पोषण का होना आवश्यक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पोषण को हम कह सकते हैं कि वे सभी तत्वों से युक्त या परिपूर्ण आहार जिसके द्वारा मनुष्य की शारीरिक वृद्धि हो, उसका पुनः निर्माण हो सके, उसके जो भी टूट फूट हो शरीर में, सेल्स में, और उसका पुनः निर्माण हो सके, होने की प्रक्रिया पर जो पोषण है सीधा प्रभाव डालता है और वह पोषण कहलाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण का होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है पोषण वह है जिसके उपयोग से शारीरिक, मानसिक विकास हो। व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक क्रियाएं अगर सुचारू रूप से चलानी हो तो उत्तम पोषण की आवश्यकता रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पोषण वह है जिसके उपयोग से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक विकास होता है तथा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक जो क्रियाएं हैं पोषण के द्वारा सुचारू रूप से चलती हैं और इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक उत्तम पोषण की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है जैसे खाद्यान्न वैसा होवे मन। इस कहावत को चरितार्थ कर सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार का भोजन हम करते हैं धीरे धीरे हमारा आचरण भी उसी प्रकार का हो जाता है। हमारी सोच, विचार, व्यवहार पर भी भोजन का प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि जैसा भोजन प्राप्त होगा काया भी वैसी ही होगी। इसमें एक कहावत है जैसे खाया अन्न वैसा होवे मन। इस कहानी को जो है पोषण चरितार्थ कर सकता है या भोजन चरितार्थ कर सकता है। धीरे धीरे हमारा आचरण भी उसी प्रकार का हो जाता है जैसा हम अन्न खाते हैं। हमारे सोच और विचार जो होते हैं और व्यवहार में भी भोजन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है या वसा की कमी हो जाती है तो हमारे जो होते हैं हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे कि चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है तो हम उसी टाइप से ही व्यवहार करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन जो कहावत है उसको भोजन जो है चरितार्थ करता है। फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि जैसा भोजन प्राप्त होगा काया भी वैसी होगी। यहाँ पर एक शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने पोषण की परिभाषा दी है। सर हेराल्ड हेम्सवर्थ जीवित प्राणियों पर भोजन तथा उसके घटकों के प्रभाव का विश्लेषण है। अगली परिभाषा है जे.ई. पार्क तथा के पार्क के अनुसार पोषण का अभिप्राय उस गतिज प्रक्रियाओं से जिसके लिए
भोजन का उपयोग शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है, अर्थात भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में हो सकें व उनके सेवन से शारीरिक मानसिक विकास हो सके। इनके कहने का मतलब है कि पोषण वह गतिज प्रक्रिया है, अर्थात पोषण के द्वारा ही व्यक्ति जो होता है गतिमान होता है और भोजन का उपयोग शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। और इस पोषण में जो है सभी पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित मात्रा में होना चाहिए और संतुलित आहार में अनुपात में होना चाहिए, जिसके सेवन से जो है शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी ढंग से हो पाए। अगली हेडिंग है पोषण के स्रोत या पोषण के घटक। तो यहाँ पर भोजन के मुख्यतः 6 घटक माने गए हैं, जैसे कि पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत होता है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं जैसे कि आलू है, चावल है। और दूसरा जो है वसा जो होता है यह हमारे जो भी है प्राणी के जीवित प्राणी है उसके शरीर के त्वचा के नीचे इसका जमाव हो जाता है और यह भी बहुत आवश्यक घटक होता है हमारे भोजन का। और यह जो होता है फैटी जो ऑयल वगैरह में पाया जाता है। अगला है प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन प्रत्येक सेल्स जो होती हैं हमारी प्रोटीन की ही बनी होती हैं। अगला घटक है खनिज लवण। खनिज लवण भी हमारे पोषक तत्वों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी कमी से भी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। और विटामिन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह मुख्य रूप से दालों में पाया जाता है, जैसे कि विटामिन ए गाजर में, ए बी सी, और इनकी कमी से भी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जल जो होता है यह जो है सबसे इम्पोर्टेंट घटक है और जल के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। तो इस प्रकार पहला घटक हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत। कार्बोहाइड्रेट शरीर की दैनिक क्रियाकलापों एवं गतिविधियों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। हमें अपने शरीर को क्रियाशील रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। इससे हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट कहने का तात्पर्य है यह है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जिसके लेने से हमारे बॉडी को तुरंत ही निरंतर ऊर्जा मिलती है। और जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यह हमारे शरीर को तुरंत ही ऊर्जा प्रदान करता है। और इस कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोत आलू, चावल, पोहा, सूजी, साबूदाना, सूखे फल, कच्चे तेल, अरबी आदि, जैम, जेली, केक, शक्कर, गुड़ आदि में कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, कब्ज से बचाव और रोगों से बचाव। जो कार्बोहाइड्रेट का पहला कार्य जो है शरीर को वह ऊर्जा प्रदान करता है और ऊर्जा हमें मिलेगी तो हम किसी भी कार्य को अच्छी तरह स्फूर्ति से कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कब्ज से बचाव, यह कब्ज से भी शरीर को बचाता है। अगला रोगों से बचाव, यह रोगों से भी कार्बोहाइड्रेट शरीर को बचाता है। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से प्रभाव, कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर कमज़ोर व पतला हो जाता है। दूसरा पॉइंट है थकान, आलस्य, कमजोरी तथा चिड़चिड़ापन होने लगता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी जिससे होती है उसका शरीर दुबला और कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। और दूसरा पॉइंट जो है थकान और आलस्य, कमजोरी तथा चिड़चिड़ापन होने लगता है। जिसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी उसका शरीर जो होगा कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण वह थकान और आलस्य और चिड़चिड़ापन उसको महसूस होने लग जाएगा। और अधिकता के प्रभाव, जिस प्रकार शरीर में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट को शरीर में अधिक मात्रा में होना भी हानि का एक रूप है, हानिकारक है। इसकी अधिकता से मधुमेह, हृदय रोग, कार्य करने की क्षमता का कम होना आदि हो सकते हैं। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी
चीज़ की कमी होना हानिकारक है, और तो उसी तरह किसी चीज़ का अधिक होना भी हानिकारक है। तो यहाँ पर अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कि मधुमेह, हृदय और रोग होना और कार्य करने की क्षमता का कम हो जाना आदि हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की शरीर में मात्रा अधिक होने से हमारे जो शरीर होता है वह मोटा हो जाता है, जिससे उसमें आलस्य उत्पन्न हो जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग जैसे मधुमेह और हृदय रोग हो जाते हैं। अगला है वसा। वसा हमारे भोजन का मुख्य भाग है। ये शरीर को ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। त्वचा के नीचे एवं त्वचा के नीचे एकत्र हुई चर्बी शरीर के आंतरिक व बाहरी चोटों व प्रहारों से रक्षा करती है। प्राप्ति के स्रोत। वसा जो है वो है हमारे शरीर के जो त्वचा के नीचे एकत्रित हो जाती है और यह एकत्रित होकर हमें चर्बी के रूप में एकत्रित हो जाती है। यह आंतरिक बाहरी चोटों से हमें रक्षा करती है। और जब हम भोजन नहीं लेते हैं, किसी कारणवश पूरे दिन उपवास रह जाते हैं, तो यह जो वसा होती है धीरे धीरे हमारे जो शरीर त्वचा के नीचे एकत्रित होती है वह धीरे धीरे डिज़ोल्व होकर हमें ऊर्जा प्रदान करती रहती है। तो जो वसा है वह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और इसके प्राप्ति के स्रोत हैं दूध, घी, मक्खन, मूंगफली, मछली, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल आदि। और अब वसा के कार्य। वसा ऊर्जा प्रदान करना, त्वचा के ताप को नियंत्रित करना, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, त्वचा को चिकना एवं स्वस्थ रखना। तो वसा का कार्य जो होता है वह पहला कार्य है वह तो शरीर बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। दूसरा जो है यह त्वचा के नीचे एकत्रित होने की वजह से यह जो है ताप को भी नियंत्रित करता है। और तीसरा पॉइंट है शरीर को कोमल अंगों की सुरक्षा भी करता है। अगर कोई बॉडी में कोमल अंग है और वहाँ पर चर्बी का एकत्रित है तो हमें जब भी किसी तरह की चोट या प्रहार उस पर होगा तो वह उसकी रक्षा करेगा। त्वचा को चिकना और स्वस्थ रखना है। और तो जो अगर इस जैसे त्वचा को यह स्वस्थ और चिकना रखता है, अगर इसकी कमी से जो होगा त्वचा खुरदरी हो जाती है, सूखी हो जाती है। और अगली हेडिंग है वसा की कमी के प्रभाव। सामान्य वृद्धि रुकना, त्वचा सूखी और खुरदरी होना, कार्य क्षमता में कमी होना। तो अब तीसरा घटक है प्रोटीन। शरीर में ऊतकों के निर्माण, वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत आवश्यक है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न सेल्स एवं तंतुओं की निरंतर टूट-फूट होते रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन करता है। सेल्स जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। तो जो प्रोटीन होता है, प्रत्येक सेल जो होती है प्रोटीन की बनी होती है। और प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में होने वाली टूट-फूट की मरम्मत करता है और ये शरीर में ऊतकों के निर्माण और वृद्धि और विकास के लिए नितांत आवश्यक होता है। और इसके प्राप्ति के स्रोत जो हैं दाल, सोयाबीन, उड़द, राजमा, अरहर, सूखे मेवे, पालक, गाजर, प्याज, फूलगोभी, दूध, मछली, सेब, अमरूद आदि हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन के कार्य, यह वृद्धि एवं विकास करता है। दूसरा है ऊतकों का निर्माण व मरम्मत करना। यह जो है ऊतकों के निर्माण करता है और उसकी मरम्मत भी करता है। शरीर का संतुलन बनाना और ऊर्जा प्रदान करना। और इस अगली हेडिंग है प्रोटीन के कमी के प्रभाव। शारीरिक क्षमता में कमी, वृद्धि व विकास प्रभावित होना। यह जो प्रोटीन जो है शारीरिक क्षमता में कमी को करता है और इससे वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करता है। अगला घटक है खनिज लवण। खनिज लवण वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। बढ़ते बच्चों की वृद्धि
वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। हड्डियां एवं दांत मजबूत बनाने एवं मांसपेशियों की गति के लिए सोडियम, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन आदि खनिज लवण आवश्यक है। खनिज लवण जो हैं वह वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। यह जो होते हैं खनिज लवण हड्डी और दांत को मजबूत बनाने के लिए, मांसपेशियों के मजबूत बनाने के लिए खनिज जो हैं बहुत अत्यंत आवश्यक हैं। अगली हेडिंग है प्राप्ति के स्रोत। प्राप्ति जो होती है खनिज लवण कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि दूध है ताज़ा, मछली, मूली की पत्तियाँ, गाजर की पत्तियाँ, दाल, आयोडीन युक्त नमक, चाय, कॉफ़ी, मांस आदि में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। खनिज लवण पाया जाता है। खनिज लवण के कार्य। खनिज लवण का कार्य है दांतों का निर्माण, दूसरा है अस्थियों का निर्माण, तीसरा है पेशियों ऊतकों का निर्माण, चौथा है हीमोग्लोबिन का निर्माण। अगला है हृदय गति को संतुलित रखना। अब कमी के प्रभाव। विभिन्न रोग, अस्थियों के रोग और दांतों के रोग जो होते हैं खनिज लवण से हो जाते हैं। विटामिन, यहाँ पर अब विटामिन A, B, C, D, E के बारे में जानेंगे। शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक हैं। ये तत्व हमारे पोषण को पूर्ण कर देते हैं। वैसे ये कम मात्रा में चाहिए, लेकिन हम आहार में इसका होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर इन्हें स्वयं नहीं बना सकता है। विटामिन जो होते हैं बहुत ही अत्यंत कम मात्रा में शरीर को चाहिए होते हैं, लेकिन इन्हें पोषण में होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है इन्हें स्वयं नहीं बना सकता है। प्राप्ति के स्रोत जो है विटामिन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। पहला हरी सब्जियाँ, गाजर है, दूध है, अनाज, भूसी, खमीर, नींबू, संतरा, मछली का तेल, टमाटर, पत्ता गोभी, आंवला, मछली आदि से जो है हमें प्राप्त होता है। विटामिन के कार्य। पहला कार्य है आँखों को समान वृद्धि करना, आँखों की समान दृष्टि प्रदान करना। आँखों को समान दृष्टि प्रदान करना। दूसरा है स्वस्थ त्वचा, अस्थियों की वृद्धि में सहायक, दांतों के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए और पाचन क्रिया को सहज रखने के लिए जो है विटामिन्स की आवश्यकता होती है। कमी के प्रभाव। कमी के जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से वेराबेरी और विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला है घटक जल। जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ होता है, और इसके बिना तो हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन हम भले ही भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। और यह जो है हमारे शरीर में कुल भार का लगभग 60% भाग वाटर का होता है। जैसे इसमें दिया गया है कि हमारे शरीर में जल एक आवश्यक पदार्थ है। मनुष्य भोजन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवन असंभव है। शरीर में कुछ भार का लगभग 60%, यहाँ पर कुल भार आएगा, कुछ भार नहीं आएगा, यहाँ कुछ की जगह कुल कर लें। शरीर में कुल भार का लगभग 60% भाग वाटर है। इसके प्राप्ति के स्रोत तरल भोज्य पदार्थ के रूप में ही हमें प्राप्त हो सकता है। दूसरा है ठोस भोजन के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, और तीसरा जल, हम इसको डायरेक्ट ओरली भी ले सकते हैं, लेते हैं। जल के कार्य। रासायनिक क्रियाओं तथा मल पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक। दूसरा है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना। तीसरा है शारीरिक तंतुओं को मुलायम तथा सक्रिय बनाने में सहायक। चौथा है भोजन पाचन में सहायक होता है। यह जो है विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और मल पदार्थों को जो है शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। और दूसरा है शरीर के ये तापक्रम को भी नियंत्रित रखता है। वाटर जो है शरीर के हमारे तापक्रम को बैलेंस बनाए रखता है।
नियंत्रित करता है। तीसरा, शारीरिक तंतुओं को मुलायम और सक्रिय बनाने में सहायक होता है। और चौथा जो है ये हमारी पाचन क्रियाओं में सहायक होता है।